हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सबका स्टडी विद उषा मैम चैनल पे। आज हम 8th क्लास का पार्ट नंबर 4 भारत में औपनिवेशिक काल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, देखो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इस चैप्टर को पढ़ते हुए हमें किन प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। तो सबसे पहले इसमें प्रश्न दे रखा है कि उपनिवेशवाद क्या है। दूसरा, यूरोपीय शक्तियों को भारत की ओर आकर्षित करने वाले कारण क्या थे। तीसरा है कि औपनिवेशिक काल से पूर्व तथा उसके दौरान भारत की आर्थिक एवं भू राजनीतिक स्थिति क्या थी। चौथा, ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रभुत्व का शासन भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो सबसे पहले तो इसमें आपका यहाँ से 1 नंबर में क्वेश्चन बनेगा कि वास्को डी गामा भारत कब आया था। ठीक है, तो वास्को डी गामा 1498 में वो भारत आया था। ठीक है, और भारत के जो कालीकट तट है वहाँ पे वो आया था। ठीक है, पिछले अध्याय में हमने देखा कि मराठों ने मुगल साम्राज्य को अत्यधिक दुर्बल कर दिया, किंतु 19वीं शताब्दी के आरंभ में वे ब्रिटिश सेना द्वारा पराजित हो गए। तथापि भारत के ब्रिटिश साम्राज्य की मुकुटमणि बनने का कारण केवल सैन्य अभियान ही नहीं था, वास्तव में भारत ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे विशाल उपनिवेश था। ठीक है, अब हम बात करते हैं उपनिवेश का युग। इस प्रसंग पर पहुंचने से पूर्व हमें काल अवधि में थोड़ा पीछे जाकर उपनिवेशवाद के स्वरूप पर विचार करना आवश्यक है। इसकी सामान्य परिभाषा यह है कि जब एक देश किसी अन्य प्रदेश पर अधिकार कर वहां अपनी बस्तियां स्थापित करता है और अपना राजनीतिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक तंत्र आरोपित करता है, तब उसे उपनिवेशवाद कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमें इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया कि उपनिवेशवाद किसे कहते हैं, यानी कि जब किसी एक देश के द्वारा किसी दूसरे देश पे वहाँ पे अपना अधिकार करके वहाँ पे बस्तियां जो स्थापित करती हैं। ठीक है, और वो अपना राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तंत्र को आरोपित करता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, तब उसे हम बोलते हैं उपनिवेशवाद। ठीक है, यह कोई नवीन घटना नहीं है। उपनिवेशवाद की परंपरा प्रथम 6 शताब्दी सामान्य शताब्दी पूर्व के महान साम्राज्यों के काल तक पहुंचती है। प्रथम 6 शताब्दी ईसाई में इस्लामी धर्मों के प्रसार के साथ साथ जिन क्षेत्रों को नए धर्मों परिवर्तित किया गया, वहां का उपनिवेशीकरण भी हुआ। ठीक है, यानी देखिए जो उपनिवेशीकरण की प्रक्रिया है ये कोई नई नहीं है, उससे पहले भी उपनिवेशवाद है वो चलता रहा है। ठीक है, देखो एक बार यहाँ देख लेते हैं कि 1664 में जो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ठीक है, कंपनी द्वारा पुडुचेरी में व्यापारिक केंद्र की स्थापना की गई। 1757 में प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश की विजय हुई। ठीक है, 1835 में मैकाले का भारतीय शिक्षा पर प्रतिबंध, इसको हम मैकाले का घोषणा पत्र भी कह सकते हैं। ठीक है, और 1741 में कोलाचल के युद्ध में डच सैन्य बल की पराजय। 1818 तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के परिणामस्वरूप मराठों शक्ति का अंत हो जाता है। और 1858 ब्रिटिश राज द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत और ब्रिटिश राज का प्रारंभ। ठीक है, परंतु औपनिवेशिक युग सामान्यतः 15वीं शताब्दी से आरंभ हुए यूरोपीय विस्तार को इंगित करता है, जिसने कुछ ही शताब्दियों में विश्व के विशाल भूभागों पर अपना प्रसार किया। उच्च कक्षाओं में आप जानेंगे कि यूरोपीय शक्तियों, विशेषकर स्पेन, पुर्तगाल, ब्रिटेन, फ्रांस और नीदरलैंड ने दक्षिण एशिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तथा प्रशांत महासागर के अनेक द्वीपों पर अधिकार कर उपनिवेश स्थापित किए। ये विजय अभियान प्राय सैन्य बल से संपन्न होते थे, जिसमें मूल निवासियों का नरसंहार अथवा दासत्व सम्मिलित था। दासत्व का मतलब क्या होता है कि किसी व्यक्ति को दास बनाने की जो क्रिया होती है उसको हम बोलते हैं दासत्व। ठीक है, ऐसे अभियानों के लिए उन राष्ट्रों को किसने प्रेरित किया। यूरोपीय शक्तियों के बीच राजनीतिक प्रतिस्पर्धा ने भौगोलिक विस्तार तथा वैश्विक प्रभाव के लिए एक प्रतिस्पर्धा उत्पन्न कर दी। भौगोलिक विस्तार के स्पष्ट आर्थिक लाभ थे नए प्राकृतिक संसाधनों की प्राप्ति, नए बाजारों तथा नए व्यापार मार्गों तक पहुंच
और प्राय लूट भी। जैसा कि हम आगे देखेंगे, स्थानीय जनसंख्या का कोई ईसाई धर्म में परिवर्तन एक अन्य प्रबल प्रेरणा थी। एक अपेक्षाकृत गौण किंतु महत्वपूर्ण कारण था वैज्ञानिक जिज्ञासा। पृथ्वी के भौगोलिक स्वरूप एवं प्राकृतिक इतिहास का ज्ञान संचित करने हेतु अज्ञात भूभागों का अन्वेषण करने की अभिलाषा। ठीक है, यानी कि लोगों के अंदर ये जिज्ञासा था कि अगर हम पूरी पृथ्वी का भ्रमण करेंगे, ठीक है, कि वहाँ पूरी पृथ्वी पे अर्थ पे जो उनके भौगोलिक स्वरूप है उसको देखेंगे, उसके जानने की जो उत्सुकता थी, इसके कारण भी वहाँ पे उपनिवेशवाद हुआ था। ठीक है, यद्यपि उपनिवेशक प्राय दावा करते थे कि उनका सभ्यकारी अभियान उपनिवेशिक जन समुदाय के लिए क्रांतिकारक है और वे इन्हें असभ्य, आदिम अथवा बर्बर कहकर उनका असुरीकरण करते थे। ठीक है, किंतु वास्तविकता इसे सर्वथा भिन्न थी, जिसमें निहित था स्वतंत्रता का ह्रास, उपनिवेशों द्वारा संसाधनों का दोहन, पारंपरिक जीवन पद्धतियों का विनाश तथा विदेशी सांस्कृतिक मूल्यों का आरोपण। ठीक है, देखिए जो लोग उपनिवेश करते थे, हर कोई जो भी गलत भी काम करता तो भी क्या वो अपना फायदा बताते, उन्होंने बोला कि हमारा ये ना जो अभियान था, ठीक है, ये उन्नति का कारक है और इसको अगर आप असभ्य बोलते हैं, बर्बर कहते हो, तो ये असुरीकरण से करते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें भिन्नता ये थी कि वहाँ पे उन्होंने क्या किया, तो लोगों की जो स्वतंत्रता है, ह्रास का मतलब कमी कर दी, स्वतंत्रता को खत्म किया। ठीक है, और जो लोग एक दूसरे के ऊपर शासन करने के वहाँ के जो संसाधन थे उनका दोहन किया। ठीक है, और जो पारंपरिक जीवन पद्धतियाँ थी उनका विनाश किया और जो उनके अपने विदेशी सांस्कृतिक मूल्य थे उनको उन्होंने लोगों के ऊपर आरोपित किया। ठीक है, यह सत्य है कि औपनिवेशिक युग ने विश्व को परस्पर जोड़ा, अर्थव्यवस्थाओं एवं प्रौद्योगिकी की तीव्र वृद्धि हुई, किंतु इसका लाभ प्राय उपनिवेशों को ही मिला। अनेक ऐतिहासिक अध्ययनों ने यह प्रमाणित किया है कि उपनिवेशी समुदायों को अत्यंत कष्ट भोगने पड़े और विपन्नता सहनी पड़ी। ठीक है, देखो एक बात ये भी है कि औपनिवेशिक युग में क्या कि जो संसार, जो पूरा विश्व है, ठीक है, पूरी विश्व की जो अर्थव्यवस्था को आपस में जोड़ा और जो औद्योगिक में वहाँ पे तीव्र वृद्धि भी हुई थी, लेकिन उनका जो लाभ था वो किसको मिला था, वो उपनिवेशों को ही मिला था। ठीक है, अनेक उपनिवेशी क्षेत्रों में उपनिवेशकों के विरुद्ध प्रतिरोध की भावना प्रबल हुई। 20वीं शताब्दी के मध्य में, विशेषकर द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात, उपनिवेशवाद का अंत होने लगा। अनेक कारकों ने विश्वव्यापी उपनिवेशवाद को तीव्रता से समाप्त करने में योगदान दिया और अधिकांश उपनिवेशित राष्ट्र स्वतंत्र हुए। यहाँ हम भारत के विशेष प्रसंग पर ध्यान केंद्रित करेंगे। हम बात करते हैं भारत में यूरोपीय। भारत का व्यापार यूनानियों रोमनों के साथ लगभग 2 शताब्दियों पूर्व से चलता आ रहा था। भारतीय वस्तुएं जैसे मसाले, कपास, हाथी दांत, रत्न, चंदन, सागवान की लकड़ी, वुड, स्टील तथा अन्य वस्तुओं की भूमध्यसागरीय क्षेत्रों में अत्यधिक मांग थी। 16वीं शताब्दी तक जब यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय उपमहाद्वीप की ओर नौ परिवहन प्रारंभ किया, तब भारत एक सशक्त एवं समृद्ध आर्थिक तथा सांस्कृतिक केंद्र था। इतिहासकारों, विशेषतः अर्थशास्त्री एक्स मैडिसन का आकलन है कि इस संपूर्ण काल में भारत का योगदान विश्व के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में कम से कम एक चौथाई था, जिससे यह चीन के साथ, जिसका योगदान भी समान स्तर का था, विश्व की 2 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक बन गया। यह उल्लेखनीय है कि 16वीं शताब्दी से अनेक यूरोपीय यात्री भारत को समृद्धशाली बनाते थे और उनकी विनिर्माण क्षमताओं, विविध कृषि उत्पाद तथा व्यापक आंतरिक एवं बाह्य व्यापारिक संजालों का वर्णन करते थे। तथापि इसी आर्थिक संपन्नता ने भारत को यूरोपीय औपनिवेशिक महत्वाकांक्षाओं के लिए एक आकर्षक लक्ष्य बनाया। आइए अब हम भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रथम औपनिवेशिक प्रयासों का अवलोकन करें। देखो, सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है? ठीक है, यानी कि किसी देश या में संपूर्ण विश्व द्वारा एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं सेवाओं के मूल्य का माप, यानी कि एक देश के अंदर पूरे वर्ष में किन इन वस्तुओं का उत्पादन होता है वो क्या कहलाता है, उसका सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है, उसको जीडीपी कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं पुर्तगाली व्यापार एवं उत्पीड़न। पुर्तगाली अन्वेषक एवं नौ संचालन वास्को डी गामा ने 14 मई 1898 में कप्पड़ तट, केरल में कोझिकोड के समीप, ठीक है, यानी कि जो वास्को डी गामा वो कहाँ पे आया था, वो आया था
कप्पड़ तट, ये कहाँ पर है? केरल में कोझिकोड के समीप पर पहुंचकर भारत में यूरोपीय उपनिवेशन का मार्ग प्रशस्त किया था। ठीक है। यद्यपि उसका स्वागत भली भांति हुआ, तथापि उसके आक्रमण आचरण के कारण स्थानीय शासकों से सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित नहीं हो सके। 4 वर्ष पश्चात अपनी द्वितीय यात्रा के समय उसने भारतीय व्यापारियों को बंदी बनाकर उसे यातनाएं दी, उनका वध किया और समुद्र से कालीकट पर बमबारी की। 1510 में पुर्तगालियों ने गोवा, जो बाद में भारत में उनके उपनिवेश की राजधानी बना, सहित मालाबार तथा कोरोमंडल तट पर अनेक व्यापारिक केंद्रों पर आधिपत्य स्थापित किया। पुर्तगालियों ने एक व्यवस्था लागू की जिसे कार्टेज अनुज्ञा पत्र कहा जाता है। ठीक है, यानी कि देखिए भारत में जो कार्टेज की जो व्यवस्था थी वो किसने लागू करी थी? वो पुर्तगालियों ने ही लागू की थी। ठीक है, इसके अंदर क्या होता था कि इसमें अगर आपको बाहर जाना है तो उससे उनको आपसे आज्ञा लेनी होती थी। ठीक है, इसके अंतर्गत अरब सागर में संचरण करने वाली समस्त नौकाओं को पुर्तगालियों से नौवहन की अनुमति ग्रहण करनी पड़ती थी। यानी कि अगर भारतीय जहाज अरब सागर में जाएगा तो उससे पहले उनको जो पुर्तगाल थे उससे उनको सहमति लेनी होती थी। ठीक है, जिन नौकाओं के पास यह अनुमति पत्र नहीं होता था उन्हें जब्त कर लिया जाता था। यह समुद्री प्रभुत्व के माध्यम से पुर्तगालियों ने भारत और यूरोप के मध्य मसालों के व्यापार पर लगभग 1 शताब्दी तक एकाधिकार स्थापित कर लिया। भारत में पुर्तगालियों की उपस्थिति वाणिज्यिक शोषण के साथ साथ धार्मिक उत्पीड़न से भी मानी जानी जाती है। गोवा में उन्होंने 1560 में धर्म न्यायाधिकरण की स्थापना की। इसके अंतर्गत उन हिंदुओं, मुसलमानों, यहूदियों तथा ईसाई धर्मांतरों को कठोर दंड दिए जाते थे यदि वे अपने मूल धर्म का पालन करते पाए जाते थे। ठीक है, देखो ये जो आपको कोझिकोड 1498 वास्को डी गामा के आगमन की दर्शाता है, ये पट्टी है कि यहाँ पे कौन आया था? वास्को डी गामा कब 1498 में आया था। ठीक, ऐसे अत्याचारों के साथ साथ बलात् धर्मांतरण तथा अनेक हिंदू मंदिरों का विध्वंस भी किया गया और मूल निवासियों के साथ विविध प्रकार की कुरीतियां की गई। गोवा धर्म न्यायाधिकरण को 1812 में समाप्त किया गया। बात करते हैं डच वाणिज्य और प्रतिस्पर्धा। डच 17वीं शताब्दी के आरंभ में भारत पहुंचे। पुर्तगालियों के विपरीत उनका प्राथमिक लक्ष्य व्यापारिक वर्चस्व, विशेषता मसालों के व्यापार पर नियंत्रण स्थापित करना था। ठीक है, उन्होंने डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की, जिसका व्यापारिक केंद्र भारत के विभिन्न भागों में स्थापित किए गए। पश्चिमी तट पर सूरत, भरूच, कोचीन, कोच्चि तथा पूर्वी तट पर नागपट्टिनम और मसूलीपट्टनम प्रमुख थे। उनकी सबसे महत्वपूर्ण उपस्थिति केरल के मालाबार क्षेत्र में रही, जहां उन्होंने पुर्तगालियों को व्यापारिक केंद्रों से विस्थापित कर दिया। भारत में डचों की उपस्थिति अंततः सीमित हो गई। 1741 में कोलाकच के युद्ध में उनकी निर्णायक पराजय के पश्चात यह उपस्थिति तीव्र गति से क्षीण हो गई। इस युद्ध में त्रावणकोर के राजा राजा मार्तंड वर्मा के अंतर्गत सैन्य बलों ने डचों को भूमि तथा समुद्र दोनों पर पराजित किया। त्रावणकोर राज्य वर्तमान केरल के दक्षिण भाग में स्थित है। यह युद्ध किसी एशियाई शक्ति द्वारा किसी यूरोपीय औपनिवेशिक शक्ति को सफलतापूर्वक पराजित करने के दुर्लभ उदाहरण है। फ्रांसीसी औपनिवेशिक आकांक्षाएं। फ्रांसीसी भारत में अपेक्षाकृत बाद में प्रविष्ट हुए। उन्होंने 1668 में सूरत में अपना प्रथम व्यापारिक केंद्र स्थापित किया और तत्पश्चात 1674 में पांडिचेरी, पुदुचेरी में द्वितीय केंद्र स्थापित किया। यही उन्होंने फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की तथा भारत में फ्रांसीसी साम्राज्य की स्थापना हेतु महत्वाकांक्षी योजनाएं बनाई। 1742 से 1754 तक भारत के फ्रांसीसी गवर्नर जनरल डुप्ले ने कई ऐसी औपनिवेशिक नीतियों का सूत्रपात किया जिन्हें आगे चलकर ब्रिटिशों ने भी अपनाया। विशेष रूप से उन्होंने भारतीय सैनिकों को यूरोपीय युद्ध कौशल में प्रशिक्षित किया और एक अनुशासित पैदल सेना, जिन्हें सिपाही या सिपोय कहा गया, गठित की। डुप्ले ने स्थानीय उत्तराधिकारी संघर्षों में हस्तक्षेप कर कठपुतली शासकों के माध्यम से अप्रत्यक्ष शासन की नीति भी विकसित की। भारत में फ्रांसीसी औपनिवेशिक महत्वाकांक्षाओं को अंततः कर्नाटक युद्धों के दौरान नियंत्रण में लाया गया। यह युद्ध ब्रिटेन और फ्रांस के मध्य हुए संघर्षों की एक श्रृंखला थी। डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेनाएं प्रारंभ में सफल नहीं। उन्होंने 1746 में मद्रास, चेन्नई पर आधिपत्य स्थापित कर लिया।
अंततः वे ब्रिटों के सम्मुख पराजित हो गए और उनकी भारत में उपस्थिति पौंडीचेरी तथा कुछ क्षेत्रों तक सीमित रह गई। डचों की भारतीय और पुर्तगालियों के विपरीत फ्रांसीसी शक्तियां भारत के सामाजिक और धार्मिक जीवन में अधिक हस्तक्षेप नहीं करती थीं। एक दुर्लभ अपवाद 1748 में पौंडीचेरी के विशाल वेदापुरीश्वरन मंदिर का विध्वंस था, जिसे डुप्ले ने वहां के जेसुइट पादरियों में अपनी पत्नी के आग्रह पर ईसाई धर्म की प्रधानता स्थापित करने हेतु ध्वस्त कराया। सामान्यतः फ्रांसीसियों को भारत के साथ सीमित व्यापार से ही संतोष करना पड़ा। अब बात करते हैं अंग्रेजों का प्रवेश। ब्रिटेन ने लगभग 2 शताब्दियों तक भारतीय उपमहाद्वीप पर शासन किया। यह कैसे हुआ, इस विषय पर अनेक पुस्तकों में ब्रिटिश शासकों की रणनीतियों का विश्लेषण किया गया है। यहाँ हम पूरी कहानी बताने का प्रयास नहीं करेंगे, अपितु भारत में उनकी औपनिवेशिक उपस्थिति के मुख्य पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करेंगे, व्यापारियों से शासक बनने तक। भारत पर ब्रिटिश अधिग्रहण इतिहास की उल्लेखनीय घटनाओं में से एक है, जहां एक साधारण व्यापारिक कंपनी एक साम्राज्यवादी शक्ति में रूपांतरित हो गई। पारंपरिक विजयों के विपरीत भारत पर ब्रिटिश अधिग्रहण क्रमिक, सुनियोजित तथा प्राय वाणिज्यिक उपक्रम का रूप लिए हुए था कि प्रत्यक्ष सैन्य आक्रमण का। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना एक व्यापारिक कंपनी के रूप में हुई थी। इसे महारानी एलिजाबेथ प्रथम द्वारा एक राजकीय अधिनियम चार्टर प्राप्त हुआ, जिसने इसे विशेष अधिकार प्रदान किए कि निजी सेना संगठित करने का अधिकार। तथापि इसके प्रतिनिधियों ने आरंभ में स्वयं को केवल व्यापारियों के रूप में प्रस्तुत किया। इसी कारण 17वीं शताब्दी में उन्हें भारत के तटीय क्षेत्रों जैसे सूरत, मद्रास, बंबई तथा कलकत्ता में बने विशेष विरोध के अपने केंद्र स्थापित करने का अवसर मिला। स्थानीय शासकों को ये व्यापारिक केंद्र आपत्तिजनक नहीं लगे, क्योंकि वे सामान्यतः विदेशी व्यापार का स्वागत करते थे। तथापि इन साधारण प्रतीत होने वाले प्रयासों के पीछे कंपनी की दीर्घकालिक महत्वाकांक्षाएं छुपी हुई थी। हम बात करते हैं फूट डालो राज करो की नीति। व्यापारी का छद्म रूप बनाए रखते हुए कंपनी के प्रतिनिधि स्थानीय शासकों से राजनीतिक संबंध स्थापित करते रहे। वे कुछ शासकों को अन्य के विरुद्ध सैन्य सहायता देकर भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप करने लगे। इस प्रकार वे विदेशी आक्रांताओं के स्थान पर सत्ता के मध्यस्थ बनकर उभरे। ब्रिटिशों ने भारतीय उपमहाद्वीप के विभिन्न क्षेत्रीय शासकों के मध्य प्रतिस्पर्धा तथा राजवंशों के उत्तराधिकार संबंधी विवादों का लाभ उठाया, जिसे फूट डालो राज करो की नीति कहा गया। ब्रिटिश इस प्रकार के सामाजिक विभाजनों का शोषण करने में अत्यंत कुशल थे। उन्होंने भारतीय समाज में विद्यमान धार्मिक समुदायों के मध्य विद्वेष को पहचान कर उसे बढ़ावा भी दिया। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? वह 1757 इस नीति का उत्तम उदाहरण प्रस्तुत करता है। जब बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों, जिनका नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव कर रहे थे, के मध्य तनाव उत्पन्न हुआ, तब क्लाइव ने नवाब के दरबार में असंतुष्ट तत्वों की पहचान की। क्लाइव ने नवाब के सेनापति मीर जाफर के हाथ षड्यंत्र रचा और उसके साथ यह समझौता किया कि यदि यह नवाब के साथ विश्वासघात करेगा तो उसे नवाब के रूप स्थापित किया जाएगा। यह युद्ध प्लासी अर्थात प्लासी, जैसा कि अंग्रेजों ने उच्चारित किया, में हुआ, जो वर्तमान कोलकाता से लगभग 150 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। नवाब को कुछ फ्रांसीसी सेनाओं का समर्थन प्राप्त था, किंतु मीर जाफर की सेनाएं, जो नवाब की सेना का प्रमुख भाग थी, युद्ध में निष्क्रिय रहीं। इस प्रकार संख्या में कम होने पर भी ब्रिटिशों को विजय प्राप्त हुई। आज भी मीर जाफर नाम भारत में विश्वासघाती के पर्यायवाची के रूप में स्मरण किया जाता है। स्वयं को एक राज निर्माता के रूप में स्थापित करते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्रमशः विशाल क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। 19वीं शताब्दी में उसने एक और कदम आगे बढ़ते हुए कुख्यात हड़प नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की घोषणा की। इस नीति के अनुसार यदि किसी रियासत के शासक की मृत्यु उसके स्वाभाविक उत्तराधिकारी के बिना हो जाती है, तो उस राज्य का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर दिया जाएगा। यह नीति जानबूझकर हिंदू धर्म की दत्तक पुत्र परंपरा की उपेक्षा करती थी, जो भारतीय राजवंशों में
उत्तराधिकार प्राप्त करने का एक वैध एवं स्वीकृत माध्यम था। हड़प नीति के परिणाम स्वरूप अनेक राज्यों का विलय हुआ, जिससे ब्रिटिशों की भौगोलिक सत्ता का विस्तार हुआ। इस नीति से भारतीय समाज के कुछ वर्गों में तीव्र असंतोष उत्पन्न हुआ, जिसने 1857 के विद्रोह की पृष्ठभूमि तैयार की, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। एक अन्य युक्ति से सहायक संधि सब्सिडरी अलायंस कहा जाता था के अंतर्गत भारतीय शासकों के दरबार में एक ब्रिटिश रेजिडेंट नियुक्त किया जाता था, जो उन्हें आंतरिक अथवा बाह्य संकटों से सुरक्षा प्रदान करता था। इसके प्रत्युत्तर में भारतीय शासकों को अपने व्यय पर ब्रिटिश सैनिकों को रखना पड़ता था तथा विदेशी संबंध केवल ब्रिटिशों के माध्यम से ही संपन्न करने होते थे। यद्यपि यह प्रणाली रियासती राज्यों की प्रभुसत्ता को बनाए रखने का आभास कराती थी, परंतु वास्तविक सत्ता ब्रिटिशों को हस्तांतरित हो गई और भारतीय शासकों पर उनकी ही पराधीनता की कीमत का बोझ डाल दिया गया। 1798 में हैदराबाद का शासक इस प्रकार की संधि में सम्मिलित होने वाला प्रथम शासक था। शीघ्र ही अन्य कई शासकों ने भी इसका अनुसरण किया। ये तथाकथित संधियां ब्रिटिशों को बिना प्रत्यक्ष शासन के ही विशाल प्रदेशों पर नियंत्रण की अनुमति देती थी, जिससे कम व्यय में साम्राज्य की स्थापना संभव हो सके। एक बार जब कोई राज्य इस प्रणाली में सम्मिलित हो जाता, तब उससे बाहर निकलना लगभग असंभव हो जाता था, क्योंकि स्वतंत्र होने के किसी भी प्रयास में उसे ब्रिटिश सेना का सामना करना पड़ता था। हम बात करते हैं स्वर्ग से नर्क की ओर, विनाशकारी अकाल। प्लासी की विजय के कुछ वर्षों बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा, जो भारत के सबसे समृद्ध क्षेत्र थे, में राजस्व एकत्र करने का अधिकार प्राप्त हुआ। क्लाइव ने विशेषकर बंगाल को पृथ्वी का स्वर्ग कहा। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि पृथ्वी का स्वर्ग किसने कहा था? तो पृथ्वी का स्वर्ग कहा था क्लाइव ने। ठीक है। और पृथ्वी के स्वर्ग का मतलब कि धार्मिक संदर्भ में स्वर्ग, इस संदर्भ में एक आदर्श, समृद्ध या पूर्णतः सुखमय स्थान। कंपनी के प्रतिनिधियों ने अधिकतम कर वसूली की, जबकि शासन या विकास में न्यूनतम निवेश किया, जिसके जनसामान्य पर विनाशकारी प्रभाव पड़े। 1770 से 1772 के मध्य, जब 2 वर्षों तक फसल की विफलता पहले से ही लोगों को पीड़ित कर रही थी, उस समय बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लगाए गए कठोर कर लक्ष्यों, जिसमें कृषकों को चाहे फसल हो न हो, अपनी पृष्ठभूमि की उपज पर उच्च दर से नगद कर देना अनिवार्य था। इसके कारण एक भयावह अकाल की स्थिति उत्पन्न हुई। इस अकाल में लगभग 1/3 जनसंख्या या अनुमानतः 1 करोड़ लोग मारे गए। वास्तव में कंपनी ने अकाल के समय न केवल कठोर कर प्राप्ति लक्ष्य बनाए रखे, अपितु भूमि कर को बढ़ा भी दिया। ऐसी क्रूरता की निंदा बाद में न केवल भारतीय लोगों द्वारा, अपितु कुछ ब्रिटिश अधिकारियों और विद्वानों, जैसे से अध्याय के आरंभ में उद्धृत विलियम डिग्बी द्वारा की गई। उदाहरण के लिए, 1 शताब्दी बाद ब्रिटिश अधिकारी इस प्रकार की दुखद अकाल घटनाएं संपूर्ण ब्रिटिश शासनकाल में कई बार घटित होती रहीं। उदाहरण के लिए 1876-1878 के भीषण अकाल में मुख्यतः दक्कन के पठारी क्षेत्र में लगभग 80 लाख भारतीयों की मृत्यु हुई। संकट की गंभीरता की उपेक्षा करते हुए कुछ भारतीय व्यापारी मूल्य वृद्धि की आशा में अपने भंडार को रोककर रखते थे, जिससे कृत्रिम अभाव उत्पन्न होता था। दूसरी ओर ब्रिटिश शासन ब्रिटेन को निरंतर अनाज निर्यात करता रहा। अकाल के 3 वर्षों के दौरान केवल चावल ही प्रतिवर्ष लगभग 10 लाख टन की मात्रा में निर्यात किया गया। उपयुक्त कारणों के अतिरिक्त ब्रिटिश शासन की मुक्त बाजार की नीति, जिसके अंतर्गत वस्तुओं के मूल्य को स्वतंत्र रूप से घटने बढ़ने दिया गया, उसने भी अकाल की भयावहता को और अधिक बढ़ाया। इस प्रकार भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिटन ने 1876-1878 के अकाल के समय यह आदेश जारी किया कि सरकार की ओर से अन्न के मूल्य घटाने के उद्देश्य से किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। उसी समय 1876 में जब भीषण अकाल अपनी चरम अवस्था पर था, लिटन ने दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन किया, जिसमें 68,000 अधिकारियों, क्षत्रपों और महाराजाओं के लिए 1 सप्ताह तक चलने वाला भोज सम्मिलित था। ब्रिटिश शासनकाल की संपूर्ण अवधि में घटित भीषण अकालों की सटीक संख्या लगभग 12 से 20 तक मानी जाती है। अनेक अकाल आयोगों और अन्य प्रतिवेदनों के अनुसार यह अनुमान लगाया गया है कि मानव जीवन की हानि
यहाँ मानव शब्द प्रयुक्त है, यद्यपि करोड़ों मवेशी व अन्य पशु भी मारे गए कि कुल संख्या 5 करोड़ से 10 करोड़ के मध्य रही, जो द्वितीय विश्व युद्ध में मृत लोगों की संख्या के समकक्ष है। ब्रिटिश शासन ने कुछ नगरों में अकाल राहत शिविर तो आरंभ किए, किंतु अल्प संख्या तथा अपर्याप्त आपूर्ति के साथ। कुछ अधिकारियों को तो यह मत था कि अकाल राहत जानबूझकर अत्यंत कम रखी जानी चाहिए। उदाहरण के लिए 1878-1880 के अकाल आयोग की एक टिप्पणी में लिखा गया, यह सिद्धांत कि अकाल के समय दरिद्रजन सहायता की मांग करने के अधिकारी हैं, संभवतः यह विश्वास उत्पन्न करेगा कि वे हर परिस्थिति में सहायता पाने के अधिकारी हैं। हमें यह ध्यान में रखना चाहिए कि भारत में अकालों का इतिहास हर काल में रहा है, जो सूखा, बाढ़, युद्ध, अभियानों एवं अन्य कारकों से उत्पन्न हुए, परंतु इतने व्यापक स्तर पर कभी नहीं। औपनिवेशिक काल में भारत, विशेषकर ग्रामीण भारत, गहन निर्धनता में डूब गया और कभी उभर नहीं पाया। भारत की संपदा का निकास। जैसा कि हमने पूर्व में देखा, भारत का आर्थिक शोषण ब्रिटिश औपनिवेशिक नीति की आधारशिला था। 1895 में अमेरिकी इतिहासकार और राजनीतिक विचारक ब्रूक्स एडम ने लिखा, प्लासी के युद्ध के तुरंत बाद बंगाल की लूट लद्दन पहुंचना आरंभ हुई और उसका प्रभाव लगभग तत्क्षण अनुभव किया गया, क्योंकि सभी विद्वान इस तथ्य पर सहमत हैं कि औद्योगिक क्रांति का आरंभिक तिथि वर्ष 760 है। संभवतः विश्व के इतिहास में किसी भी निवेश ने उतना लाभ नहीं दिया जितना कि भारत की लूट से प्राप्त हुआ। दूसरे शब्दों में एडम्स के अनुसार ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति, जिसे भारी निवेश की आवश्यकता थी, आंशिक रूप से भारत से लूटी गई संपदा से संभव हो गई। यह वाक्यांश अमेरिकी इतिहासकार विल डुरेट से उद्धृत है। एडम्स और डिग्बी जैसे विद्वानों से प्रेरणा लेते हुए एक प्रतिष्ठित राजनीतिक विचारक दादा भाई नौरोजी ने 1909 में पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है, यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है, तो ये लिखी है दादा भाई नौरोजी ने, ठीक है, नामक पुस्तक लिखी, जिसमें उन्होंने ब्रिटिश सूत्रों से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर भारत से निष्कासित धन का अनुमान प्रस्तुत किया। लगभग उसी समय एक इतिहासकार रोमेश चंद्र दत्त ने इकोनॉमी हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ठीक है, इकोनॉमी हिस्ट्री, ये भी एक किताब है, ठीक है, ये किसने लिखी है, रोमेश चंद्र दत्त ने, इस प्रकार का अध्ययन किया। इन समस्त अध्ययनों से यह ज्ञात हुआ कि औपनिवेशवादियों ने भारत से असंख्य अरब पाउंड की संपत्ति का निष्कर्षण किया। एक नवीनतम अनुमान उतना पटनायक द्वारा के अनुसार 1765 से 1938 तक के भारत से लगभग 45 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर वर्तमान मूल्य का धन निष्कासित हुआ। यह राशि वर्ष 2010 में ब्रिटेन के सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 13 गुना है। यह धन केवल करों के माध्यम से ही नहीं, अपितु औपनिवेशिक सत्ता द्वारा भारतीयों से रेलवे निर्माण, टेलीग्राफ नेटवर्क तथा युद्धों पर होने वाले व्ययों की पूर्ति हेतु भी वसूल किया गया। यदि यह संपत्ति भारत में ही निवेशित होती तो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत एक अत्यंत भिन्न स्वरूप वाला राष्ट्र होता। बात करते हैं परिवर्तनशील परिदृश्य। विस्तारित हो रहे उपनिवेशवादी शासन ने भारतीय जीवन के प्राय प्रत्येक पक्ष को प्रभावित किया, क्योंकि शासक यह मानते थे कि भारत को उनके श्रेष्ठ विचारों के अनुसार पुनः आकार दिया जाना चाहिए। आइए संक्षेप में उन प्रभावों से कुछ पर दृष्टि डालें। भारत के स्वदेशी उद्योगों का पतन। 18वीं शताब्दी से पूर्व भारत अपने उत्पादन कौशल के लिए प्रसिद्ध था, विशेषकर वस्त्रों के क्षेत्र में। सूती, रेशमी, ऊनी पटसन, जूट, भांग और नारियल रेशा कोयर इसके मुख्य प्रकार थे। विशेषकर भारतीय सूती कपड़ा, जिन पर समृद्ध और बारीक डिजाइन, चमकीले रंग और अत्यंत पतली मलमल से लेकर गहराई से उभरे हुए वस्त्र तक के विभिन्न प्रकार विश्व के अनेक भागों में अत्यधिक मांग में थे। ब्रिटिश नीति ने भारतीय वस्त्रों पर ब्रिटेन में भारी कर लगाए, जबकि भारत को ब्रिटिश निर्मित वस्तुएं अत्यंत कम करों के साथ स्वीकार करने को बाध्य किया गया। इसके अतिरिक्त अब ब्रिटेन ने समुद्री व्यापार तथा विनिमय दरों पर नियंत्रण स्थापित कर लिया, जिससे भारतीय व्यापारियों के लिए पहले की भांति निर्यात करना अत्यंत कठिन हो गया। इसका परिणाम यह हुआ कि भारत का वस्त्र उद्योग नष्ट हो गया। 19वीं शताब्दी में भारत का वस्त्र निर्यात तीव्रता से घटा, जबकि ब्रिटेन से भारत में आयात और भी तीव्रता से बढ़ा। कुशल कारीगरों के समुदाय, जो पीढ़ी दर पीढ़ी अपने शिल्प में निपुण थे, निर्धनता में धकेल दिए गए और उन्हें अधिक कर वाले
कृषि क्षेत्र में जीविका के लिए लौटने को विवश होना पड़ा। 1834 में भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक ने कहा था, सूती बुनकरों की अस्थियां भारत के मैदानों का विरंजन कर रही है। ऐसी स्थिति भारत के लोहा, स्टील, कागज तथा अन्य उत्पादों के में भी उत्पादन हुए। उपनिवेशकालीन शासन के दौरान विश्व के सकल घरेलू उत्पाद में भारत की भागीदारी निरंतर घटती रही और स्वतंत्रता के समय यह घटकर मात्र 5% रह गई। 2 शताब्दियों से भी कम समय में संसार के सबसे समृद्ध भागों में से एक, सबसे निर्धन देशों में से एक बन गया। फिर परंपरागत शासन संरचनाओं का विघटन। ब्रिटिश उपनिवेशीकरण से पूर्व भारत में स्थानीय स्वशासन की सुव्यवस्थित प्रणालियां विद्यमान थी। ग्राम पंचायतें समुदाय के कार्यों का संचालन करती थी, विवादों का निवारण करती थी तथा सिंचाई, सड़क निर्माण आदि जैसे सार्वजनिक कार्यों का आयोजन करती थी। क्षेत्रीय राज्य दशकों और शताब्दियों में विकसित जटिल प्रशासनिक संरचनाएं बनाए रखते थे, जो स्थानीय आवश्यकताओं और परिस्थितियों के अनुरूप ढली हुई थी। 1830 के दशक में कार्यवाहक गवर्नर जनरल चार्ल्स मेटकॉफ ने इस प्रणाली और उसकी कार्यक्षमता का वर्णन महत्वपूर्ण कथन में किया था। ब्रिटिश शासन ने इन देशी शासन प्रणालियों को क्रमबद्ध रूप से नष्ट किया और इनके स्थान पर एक केंद्रीकृत नौकरशाही स्थापित की, जिसका प्रमुख उद्देश्य कर संग्रह और विधि व्यवस्था बनाए रखना था, न कि जनहित को बढ़ावा देना। इन परिवर्तन ने समुदाय आधारित निर्णय निर्माण की शताब्दियों पुरानी व्यवस्थाओं को समाप्त कर दिया। ब्रिटिश कानून संहिताओं की स्थापना ने उन प्रस्थागत विधियों और परंपराओं की उपेक्षा की जो पीढ़ियों से भारतीय समुदाय को संचालित करती थी। इसे आधुनिकता के रूप में प्रस्तुत किया गया, परंतु वास्तव में यह एक ऐसा विदेशी ढांचा था जो भारत की आवश्यकताओं के अनुकूल नहीं था और इसने सामान्य जन को न्यायिक व्यवस्था से विमुख कर दिया। न्यायालय महंगे, अधिक समय लेने और एक विदेशी भाषा में संचालित होने वाले बन गए। भारतीय शिक्षा का रूपांतरण, भूरे अंग्रेज तैयार करना। शिक्षा एक प्रभावशाली उपकरण बन गई, जिसके द्वारा ऐसे भारतीयों का वर्ग निर्मित किया गया जो ब्रिटिश हितों की सेवा करे। पूर्ववर्ती शताब्दियों में भारत में विविध शिक्षण परंपराएं थीं, पाठशालाएं, मदरसे, विहार और विभिन्न प्रकार की शिक्षा प्रणाली। इन संस्थाओं द्वारा न केवल व्यवहारिक ज्ञान अपितु सांस्कृतिक मूल्यों परंपराओं का भी प्रसारण होता था। यहाँ तक कि 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में ब्रिटिश प्रतिवेदन में भारत में लाखों ग्राम विद्यालयों का उल्लेख मिलता है। उदाहरण के लिए बंगाल और बिहार में 1830 तक लगभग 1 लाख से 1,50,000 विद्यालय, जहाँ युवा मूलनिवासियों को अत्यंत कम व्यय में परंतु अत्यंत सरल और प्रभावी ढंग से पढ़ना, लिखना तथा अंक गणित की शिक्षा दी जाती थी। 1835 में भारत की शिक्षा के इतिहास में एक तीव्र मोड़ आया जब ब्रिटिश इतिहासकार और राजनीतिक थॉमस बी मैकॉले ने प्रसिद्ध मिनट ऑन इंडियन एजुकेशन प्रस्तुत किया। यद्यपि इसमें स्वीकार किया कि उन्होंने संस्कृत अथवा अरबी का कोई ज्ञान नहीं है, फिर भी उन्होंने यह विश्वास प्रकट किया कि यूरोपीय ज्ञान भारत की समस्त देशी साहित्य की अपेक्षा कहीं श्रेष्ठ है। मैंने किसी भी प्राच्यवादी को ऐसा नहीं पाया जो यह स्वीकार न करे कि एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की मात्र एक शेल्फ भारत और अरब के संपूर्ण देशी साहित्य की तुलना में अधिक मूल्यवान है। इसके लिए उनके अनुसार भारतीयों को ब्रिटिश शिक्षा की आवश्यकता थी, जिसका उद्देश्य एक ऐसे वर्ग का निर्माण करना था जो रक्त और रंग से तो भारतीय परंतु स्वाद, विचार, नैतिकता और बुद्धि से अंग्रेज। यद्यपि कुछ प्रमुख ब्रिटिश प्राच्यवादी यह तर्क देते रहे कि भारतीय विद्यार्थियों को उनकी अपनी भाषाओं में अध्ययन करने दिया जाना चाहिए, किंतु मैकाले की नीति प्रभावी सिद्ध हुई। परिणाम स्वरूप पारंपरिक भारतीय विद्यालय धीरे धीरे विलुप्त हो गए। अंग्रेजी भाषा प्रतिष्ठा की भाषा बन गई क्योंकि यह औपनिवेशिक शासकों से जुड़ी हुई थी। इसने भारतीय समाज में अंग्रेजी शिक्षित अभिजनों और सामान्य जनों के बीच एक स्थायी विभाजन उत्पन्न कर दिया। नवीन शिक्षा प्रणाली ने औपनिवेशिक शासन के अनेक उद्देश्यों की पूर्ति की। इससे भारतीय लिपिकों, कनिष्ठ कर्मचारियों का ऐसा वर्ग तैयार हुआ जो प्रशासन में निचले स्तर की सेवाओं को ब्रिटिश कर्मचारियों की तुलना में अत्यंत न्यून व्यय पर भी निभा सके। साथ ही यह प्रणाली पारंपरिक ज्ञान और अधिक स्रोतों को भी हाशिए पर ले गई, जिससे पीढ़ियों तक भारतीय संस्कृति अपनी विरासत से कटे रहे। बात करते हैं समाजवादी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु आर्थिक संरचनाओं का पुनर्गठन। ब्रिटिशों ने भारत की अर्थव्यवस्था को एक आत्मनिर्भर कृषि प्रणाली से परिवर्तित कर दिया, जिसमें हस्तशिल्प और विनिर्माण सहायक भूमिका निभाते थे। इसके स्थान पर उन्होंने ऐसी संरचना बनाई जो ब्रिटिश उद्योग के लिए कच्चे माल की आपूर्ति करती थी।
और ब्रिटिश वस्तुओं के लिए बाजार बन गई। इस आर्थिक रूपांतरण की तकनीकों पक्षों में जाए बिना हम भारत में निर्मित विशाल रेल संचार तंत्र का उदाहरण ले सकते हैं। इसे प्राय उपनिवेशवाद का वरदान कहा जाता है। यद्यपि रेल मार्गों ने लोगों को एक दूसरे के निकट लाने में भूमिका निभाई और भारत के आंतरिक बाजार को एकीकृत किया, परंतु इसका वास्तविक उद्देश्य कच्चे माल को आंतरिक क्षेत्रों से बंदरगाहों तक पहुंचाना तथा ब्रिटिश निर्मित वस्तुओं को संपूर्ण भारत में वितरित करना था। रेल मार्गों का निर्धारण प्राय विद्यमान व्यापार मार्गों की उपेक्षा करते हुए केवल उपनिवेशी आर्थिक हितों की पूर्ति हेतु किया गया था। एक अन्य उद्देश्य यह था कि सेना को उनकी छावनियों से ही शीघ्र ही किसी दूरवर्ती विद्रोह या युद्ध स्थल तक पहुंचाया जा सके। अतः भारत में रेलों का निर्माण औपनिवेशिक शासकों की ओर से दिया गया कोई उपहार नहीं था। इसका अधिकांश व्यय भारतीय कर राजस्व से वहन किया गया, अर्थात भारतवासियों ने ऐसी अधोरचना के लिए धन प्रदान किया जो मुख्यतः ब्रिटिश रणनीतिक एवं व्यापारिक हितों की पूर्ति करती थी, न कि जनसामान्य की आवश्यकताओं की। टेलीग्राफ नेटवर्क के विषय में भी ये बात कही जा सकती है। यहाँ तक कि औपनिवेशिक शासन की प्रशासनिक लागत भी भारतीयों द्वारा वहन की जाती थी। प्रशासनिक ढांचे, सैनिक छावनियां तथा ब्रिटिश अधिकारियों की भव्य जीवन शैली, ये सब भारतीय कराधान से पोषित थे। संक्षेप में कहा जाए तो भारतवासियों ने ही अपने आधुनिकीकरण के लिए धन उपलब्ध कराया। बात करते हैं प्रारंभिक प्रतिरोध आंदोलन, औपनिवेशिक उत्तराधिकार को चुनौती। भारत ब्रिटिश के लिए संपदा, प्राकृतिक संसाधनों तथा मानव संसाधनों का इतना विशाल स्रोत था कि उन्होंने उसे ब्रिटिश साम्राज्य के मुकुट में मणि, द ज्यूअल इन द क्राउन ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर की संज्ञा दी और यह भी उदित किया कि भारत सदा के लिए ब्रिटिश साम्राज्य का अंग बना रहेगा, जिस पर सूर्य कभी अस्त नहीं होगा। तथापि भारत पर ब्रिटिश अधिग्रहण के आरंभ से प्रतिरोध की चेष्टाएं प्रकट होने लगी, जो इस स्वयंभू अतिथि को निष्कासित करने के लिए प्रयासरत रही। आइए कुछ ऐसे आरंभिक प्रतिरोधों का संक्षिप्त अवलोकन करें, परंतु पहले ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य का लाल एवं गुलाबी रंग वाले क्षेत्र वे हैं जो प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश प्रशासन के अधीन थे, जबकि पीले क्षेत्र वे हैं जिसका उल्लेख हम पहले कर चुके हैं। अब बात करते हैं सन्यासी फकीर विद्रोह। संगठित प्रतिरोध के आरंभिक उदाहरणों में से एक, जिसे प्राय सन्यासी फकीर विद्रोह कहा जाता है, 1770 के भीषण अकाल के पश्चात बंगाल में आरंभ हुआ। सन्यासी हिंदू तपस्वी फकीर मुस्लिम दरवेश जो परंपरागत रूप से तीर्थ यात्रा परोपकार हेतु स्वतंत्र रूप से भ्रमण करते थे, को ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों, विशेषतः नूतन भूमि कर प्रणालियों के कारण प्रतिबंधों का सामना करना पड़ा। यद्यपि इनके उद्देश्यों पर विवाद रहा है, किंतु अगले 3 दशकों तक उन्होंने ब्रिटिश कोषों तथा कर संग्रह पर आक्रमण किए। ब्रिटिश शासन ने उन्हें दस्यु घोषित किया, अनेक को मृत्युदंड दिया और अंततः अपनी श्रेष्ठ सैनिक शक्ति द्वारा उन्हें पराजित कर दिया। यह बंगाल विद्रोह के साहित्यकार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के उपन्यास आनंद मठ की प्रेरणा बना। इसमें सम्मिलित वंदे मातरम गीत भारत ने स्वतंत्रता संग्राम को अनुप्रमाणित किया और स्वतंत्रता प्राप्ति यह राष्ट्र घोषित हुआ। तो यानी कि देखिए, जो राष्ट्रीय गीत हमारा वंदे मातरम किस में से लिया गया है, वो उपन्यास है आनंद मठ, और किसने लिखा है, इसको लिखा है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। ठीक है, बात करते हैं जनजातीय विद्रोह। ब्रिटिश शासन ने जब वनों एवं पर्वतीय क्षेत्रों में हस्तक्षेप कर रही उनकी पारंपरिक जीवन शैली को बाधित किया, तब भारत की जनजातियां विशेष संकट में आ गई। उन्हें आदिम कहकर वनोपजों भूमि से वंचित किया गया, नगद कर लगाए गए और उन्हें ऋण जाल में फंसाया गया। उनकी पंचायतों को समाप्त कर अंग्रेजी न्याय व्यवस्था की गई और जनजातियों को सभ्य बनाने तथा उन्हें ईसाई धर्म में धारण करने के लिए मिशनरियों को प्रोत्साहित किया गया। यहाँ तक कि एक औपनिवेशिक विधि द्वारा सैकड़ों जनजातियों को अपराधी जनजाति घोषित कर उनके साथ दशकों तक अन्याय हुआ। उपरोक्त विवाह के कारण कुछ जनजातियों ने औपनिवेशिक सत्ता के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। इस तरह की पहली घटनाओं में से एक कोल विद्रोह, ये हुआ था 1831 से 1832। ठीक है, जिसमें छोटा नागपुर झारखंड क्षेत्र जब ब्रिटिश शासन की भूनीति के मूल निवासियों की उपेक्षा कर बाहरी लोगों को लाभान्वित किया। कोल जनजातियों जिसमें मुंडा उराव ने विद्रोह करते हुए अस्थायी रूप से कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया, किंतु ब्रिटिश सेना ने उन्हें पराजित कर दिया। संताल विद्रोह 1855-1856 झारखंड, बिहार एवं पश्चिम बंगाल के कुछ भागों में हुआ एक व्यापक विद्रोह था। सिद्धू और कानू मुर्मू
बंधुओं का नेतृत्व में संथाल जनजातियों ने साहूकारों एवं जमींदारों के विरुद्ध विद्रोह किया, जो ब्रिटिश समर्थन से उनके पूर्वजों की भूमि छीन रहे थे। उन्होंने अपने शासन की घोषणा की और रक्त की अंतिम बूंद तक युद्ध का संकल्प लिया। ब्रिटिश प्रतिक्रिया निर्मम थी। कुछ आरंभिक क्षति के उपरांत उन्होंने गांवों को जला दिया, हजारों संतानों की हत्या की गई, अंततः विद्रोह नेतृत्व को भी मार डाला। फिर भी यह साहसी विद्रोह अन्य जनजातियों के लिए औपनिवेशिक प्रतिरोध की प्रेरणा बना। बात करते हैं आर्थिक शोषण के विरुद्ध कृषकों के विरोध। अकालों के अतिरिक्त भी कृषक अन्यायपूर्ण ब्रिटिश कर प्रणाली से पीड़ित थे तथा प्राय अपनी भूमि जमींदारों साहूकारों को हार जाते थे। नील विद्रोह 1859-1862 इस शोषण को दर्शाता है। बंगाल के उत्तरी भागों में यूरोपीय नील उत्पादकों ने किसानों को खाद्यान्न फसलों के स्थान पर नील बोने को विवश किया, जिसकी यूरोप में बहुत मांग थी। कृषकों के अतिरिक्त खेत मालिक एवं व्यापारी सभी लाभार्थी थे। पारिश्रमिक के कारण कृषकों को ऋण गुलामी झेलनी पड़ी। जब उन्हें नील की खेती करने से मना किया तब उन्हें कारावास, अत्याचार तथा संपत्ति की हानि सहनी पड़ी। किसानों का विद्रोह मुख्यतः उन खेत मालिकों के विरुद्ध था जिन्होंने भाड़े के सैनिकों द्वारा किसानों पर हमला किया, किंतु शिक्षित बंगालियों एवं प्रेस का समर्थन मिलने पर ब्रिटिश प्रशासन को कुछ दमनकारी उपायों को हटाना पड़ा। भारतीय उपमहाद्वीप में ऐसे और भी उल्लेखनीय विद्रोह हुए। ये विद्रोह और ब्रिटिश शासन की अन्य नीतियां, जिनका उल्लेख पहले हो चुका है, 19वीं शताब्दी के सबसे महान विद्रोह का कारण बनी। इसका विवरण हम आगे देखेंगे। 1857 का महान विद्रोह। ब्रिटिश शासन ने इस ऐतिहासिक घटना को सिपाही विद्रोह, सिपाही इम्यूनिटी कहा। इसमें न कि सिपाही ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में भर्ती भारतीय सैनिक थे, जबकि उनके अधिकारी प्राय सभी ब्रिटिश थे। भारत की स्वतंत्रता के पश्चात इतिहासकारों ने सिपाही विद्रोह की संज्ञा को अस्वीकार करके इसके स्थान पर अन्य संज्ञाओं का प्रयोग किया। उनके विद्वानों के अनुसार हम इसे 1857 का महान विद्रोह कहेंगे, परंतु वास्तव में क्या घटित हुआ? 1857 के इस महान विद्रोह से बहुत पहले ही सिपाहियों के बीच गहरा असंतोष उत्पन्न हो चुका था। इसका प्रथम संकेत 1806 के तथाकथित वेल्लोर विद्रोह में संकट हुआ। यह तब फूट पड़ा जब सिपाही ब्रिटिश शासन ने वर्दी संबंधी नए नियम लागू किए, जो हिंदू एवं मुस्लिम सिपाहियों की धार्मिक मान्यता का उल्लंघन करते थे। उदाहरण के लिए ललाट पर धार्मिक चिन्ह अंकित करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया और दाढ़ी मुंडवाना अनिवार्य कर दिया गया। सिपाहियों ने वेल्लार का किला तमिलनाडु अपने अधिकार में ले लिया और अनेक ब्रिटिश अधिकारियों और सैनिकों की हत्या कर दी, किंतु ब्रिटिशों ने विद्रोह का दमन कर सैकड़ों सिपाहियों को मार डाला व मृत्युदंड दिया। अधिकांश सिपाही कृषक परिवारों से आते थे, जो भूमिगत संबंधी ब्रिटिश नीतियों से अत्यंत पीड़ित थे। वर्षों की निराशा के उपरांत 1857 में उत्तर एवं मध्य भारत में यह जनप्रवाह फैल गया कि नई राइफलों की करतूतों पर गाय और सुअर की चर्बी लगी हुई थी। इससे हिंदू और मुस्लिम सिपाहियों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई। बैरकपुर, पश्चिम बंगाल में सिपाही मंगल पांडे ने ब्रिटिश अधिकारियों पर आक्रमण कर दिया। उनकी फांसी ने सिपाहियों में असंतोष और भी बढ़ा दिया। मेरठ, उत्तर प्रदेश में सिपाहियों ने अपने ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या कर दी और दिल्ली की ओर कूच किया, जहां उन्होंने वृद्ध किंतु राजनीतिक रूप से शक्तिहीन मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित कर दिया। उनका साम्राज्य दिल्ली के एक लघु क्षेत्र तक सीमित था। यह यद्यपि निर्मम सिपाही नेताओं द्वारा लिए जा रहे विद्रोह शीघ्र ही उत्तर एवं मध्य भारत में फैल गया। सिपाहियों ने कानपुर, लखनऊ, झांसी जैसे महत्वपूर्ण नगरों पर अधिकार कर लिया। कानपुर में ही विद्रोही सेनापति नाना साहब ने प्रारंभ में ब्रिटिश नागरिकों को सुरक्षित मार्ग देने का वचन दिया, परंतु बाद में 200 से अधिक ब्रिटिश पुरुषों, महिलाओं और बच्चों की हत्या कर दी। इस घटना का कारण आज भी विवादित है। ब्रिटिश प्रतिक्रिया अत्यंत क्रूर थी, जिसका प्रारंभ सितंबर 1857 में दिल्ली को पुनः अधीन करने से हुआ। वहां ब्रिटिश सेना ने घर घर जाकर नरसंहार किया। कानपुर में सामूहिक मृत्युदंड दिए गए, जिससे जनसाधारण में भय व्याप्त हो गया। एक लंबे दंडात्मक अभियान में उन्होंने गांव को जला दिया, फसलें नष्ट कर दी, जिससे असंख्य लोगों की मृत्यु। इन मृतकों की संख्या विद्रोह के हाथों हुई हत्याओं से कहीं अधिक थी। कुछ इतिहासकारों के अनुसार वीर नेतृत्व के होते हुए भी विद्रोह असफल रहा, क्योंकि सिपाही में एकता एवं सुसंगत रणनीति का अभाव था। यह विद्रोह भले ही विफल रहा, किंतु यह एक ऐतिहासिक मोड़ सिद्ध हुआ। इसने विचार का बीज बोया कि विदेशी शासन अस्वीकार्य है। यही बीज अन्य विधियों के साथ
बढ़कर 20वीं शताब्दी के आरंभ में पूर्ण स्वतंत्रता के संघर्ष में परिणत हुआ। इसी बीच 1858 में ब्रिटिश राज सत्ता ने ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत का शासन अपने अधीन ले लिया और इसके साथ ही ब्रिटिश राज का आरंभ हुआ। ब्रिटिश नीतियां आक्रामक विस्तार की अपेक्षा नियंत्रण को सुदृढ़ करने पर केंद्रित हो गई। भारतीय सेना का पुनर्गठन इस प्रकार किया गया कि भविष्य में एकीकृत विद्रोह की संभावना न हो। भारत में यूरोपीय उपनिवेशवाद की विरासत। भारत पर यूरोपीय मुक्त विजय और शासन किसी भी प्रकार से सभ्यकारी अभियान नहीं था, क्योंकि भारत की अपनी सभ्यता यूरोप से कहीं अधिक प्राचीन थी। यह शासन अधीनता और शोषण की नियमित व्यवस्था थी, जिसमें आवश्यकता पड़ने पर क्रूर दमन किया जाता था। केवल कुछ सीमित भारतीय अभिजनों ने ब्रिटिश शासन को स्वीकार्य माना। शेष भारतवासियों को उपनिवेशवाद से पीड़ित विश्व के अन्य उपनिवेशित क्षेत्रों की भांति अन्याय, उत्पीड़न, हिंसा और विस्थापन सहना पड़ा। उसी समय इस औपनिवेशिक शासन के कुछ अनपेक्षित परिणाम भी हुए। इसने भारत को विश्व से और विश्व को भारत से जोड़ा। ब्रिटिश शासन ने अपने अधिकार क्षेत्रों के प्रत्येक पक्ष के बारे में व्यवस्थित रूप में विस्तार से लिखा। उन्होंने इस उपमहाद्वीप का गहन सर्वेक्षण किया और बड़ी विस्तृत जाति सूचियां बनाई। यद्यपि वे सूचियां त्रुटिपूर्ण थी, क्योंकि उनमें नस्ल की अवैज्ञानिक किंतु प्रचलित अवधारणा का उपयोग किया गया। अनुवांशिकी के अनुसार नस्लें नहीं होती। उन्होंने भारत के स्मारकों के दस्तावेज बनाए, उनकी कला और वास्तुकला का अध्ययन किया, कुछ खंडरों को पुनर्स्थापित किया तथा पुरातत्वशास्त्र का आरंभ किया। किंतु इस प्रक्रिया में उन्होंने तथा अन्य औपनिवेशिक शक्तियों ने भारत से हजारों मूर्तियां, चित्र, रत्न, पांडुलिपियां और अन्य सांस्कृतिक धरोहरें चुरा ली और यूरोपीय संग्रहालयों या निजी संग्रहों में भेज दिया गया, जहां यह भारतीय संस्कृति तथा विरासत की गंभीर क्षति थी। वहीं इसने यूरोपीय समाज में गंभीर भारतीय कला को भी प्रेरित किया। ऐसी सांस्कृतिक चोरी विश्व के सभी प्रदेशों में हुई। वर्तमान समय में अनेक स्थानों पर इन सांस्कृतिक धरोहरों को उनके मूल देशों में वापस लाने के प्रयास हो रहे हैं। यद्यपि ब्रिटिश विद्वान संस्कृत भाषा में निपुण होने वाले प्रथम यूरोपीय नहीं थे, तथापि उन्होंने संस्कृत ग्रंथों के यूरोपीय भाषा में अनुवाद करने का कार्य आरंभ किया। तत्पश्चात फ्रांसीसी, जर्मन तथा अन्य यूरोपीय विद्वान भी इस पथ पर अग्रसर हुए। इस अध्ययन के पीछे विभिन्न प्रकार की प्रेरणाएं थी। कुछ विद्वान भारत की प्राचीन संस्कृति के वास्तविक जिज्ञासु तथा प्रशंसक थे, जबकि अन्य का उद्देश्य यह था कि भारतीय भाषाओं में ग्रंथों के अध्ययन द्वारा ईसाई धर्म की श्रेष्ठता प्रदर्शित करना अधिक सरल होगा। संस्कृत अध्ययन तथा ग्रंथों का यूरोप में प्रसार तथा उसके पश्चात अन्य भारतीय भाषाओं का भी एक प्रकार से नव महाद्वीप की खोज के तुल्य था। जैसा कि जर्मन दार्शनिक गेर्ग हेगेल ने कहा, भारतीय ग्रंथों का प्रभाव यूरोपीय दार्शनिकों, साहित्यकारों, कवियों, कलाकारों, कुछ अवसरों पर राज्यकर्ताओं पर भी पड़ा। इसका प्रभाव 19वीं शताब्दी में संयुक्त राज्य अमेरिका तक भी पहुंचे। यह स्मरण कराता है कि यद्यपि राजनीतिक प्रभुत्व की धारा एक दिशा में प्रभावित होती है, परंतु सांस्कृतिक प्रभाव की धारा कभी कभी विपरीत दिशा में प्रभावित होती है। आगे बढ़ने से पहले पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी ब्रिटिश शासन की महान समृद्धि से आकर्षित हुए। उन्होंने उपमहाद्वीप पर सर्वोच्च हेतु परस्पर संघर्ष किया, जिसमें अंततः ब्रिटिश शासन को प्रधानता प्राप्त हुई। ब्रिटिशों की निर्दयी कर नीति ने जनसाधारण को भारी कष्ट दिया, जिसके परिणाम से भीषण अकाल पड़े, लाखों लोगों की मृत्यु हुई। भारत के उद्योग का योजनाबद्ध विनाश उनकी समृद्ध हस्तशिल्प परंपरा के लिए अत्यंत विनाशकारी। धीरे धीरे ब्रिटिश शासन ने अपने प्रशासनिक ढांचे, विविध प्रणाली तथा शैक्षिक संस्थानों को थोपकर भारतीय समाज पर पूर्ण औपनिवेशिक नियंत्रण स्थापित किया। पुर्तगालियों ने गोवा में धर्म परिवर्तन और सांस्कृतिक पुनर्रचना पर विशेष बल दिया, जिससे समाज में दीर्घकालिक विभाजन उत्पन्न हुआ। वहीं फ्रांसीसियों की समायोजन नीति ने पुडुचेरी में एक छोटे फ्रांसीसी भारतीय वर्ग का निर्माण किया। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से अनेक विद्रोह आरंभ हुए, जिसमें 1857 के महान विद्रोह के कुछ समय के लिए ब्रिटिश शासन को संकट में डाल दिया। यद्यपि इन अधिकांश विद्रोह क्रूरता से कुचल दिया गया। 19वीं शताब्दी में भारत की शास्त्रीय संस्कृति विशेषतः अनुवादित संस्कृत ग्रंथों के माध्यम से पश्चिम में पुनः प्रभावित हुई, जिसका दीर्घकालिक प्रभाव पड़ा। देखिए, ये आपके नए सिलेबस के अनुसार ये वाला चैप्टर था। आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको चैप्टर समझ में आया या नहीं, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही और बच्चों को भी शेयर करें, ताकि बच्चों को इसका फ़ायदा मिल सके। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।